वित्त सचिव रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार वित्त के मामले में सफल या असफल? किसान वाले लॉ लाए थे, ठीक है जी जी जी। फार्म लॉज जैसे वो अच्छे कानून थे कुल मिला के, लेकिन सरकार ने वापस ले लिया। सरकार में उतनी हिम्मत नहीं रही कि उस पर टिक जाती है। बहुत जल्दी 2019-20 में ही सरकार ने जो हमारे श्रम कानून होते हैं उन श्रम कानूनों को कंसोलिडेट करके 4 नए कानून बना दी। तो 2024 में 4 साल हो गए उन कानून को बने हुए, सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं की। सारा बुद्धिजीवी वर्ग तो मोदी को घेरने के लिए आ गया, क्योंकि उनका काम है, उनकी विचारधारा वो है। लेकिन मोदी जी का प्राइवेटाइजेशन के लिए बड़ा जबरदस्त। अच्छा, जब मोदी सरकार आई थी आपको लगा था कि एक नई उम्मीद जगी थी आपकी? क्योंकि मुझे आपका भाव से लग रहा, हम तो काम कर रहे थे। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मेरे मन में कई बार ये होता है, दरअसल मुझे पॉलिटिकल पत्रकार कहा जाता है और क्योंकि मुझे प्रो बीजेपी वाला भी कहा जाता है, लेकिन हमारी सोच ये होती है कि कोई ना कोई पत्रकार किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता था कि राम मंदिर बन गया, मैं चाहता था कि अनुच्छेद 370 हटा, वो मेरी धारणा थी, बीजेपी की धारणा थी, तो इसलिए मुझे प्रो बीजेपी कहा जाता है। लेकिन रोजगार के मामले में, कई ऐसे मामलों में, जैसे अभी लॉकडाउन में क्राइसिस आया, 5 किस्तें 6 किस्तें इंस्टॉलमेंट की, वो सरकार ने कहा चलो इनको डाइल्यूट कर दो, मत दो, लेकिन सर वो हमारे मूलधन में जोड़ दी गई और किसी भी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। यानी मोदी सरकार को कहना कि लूप होल दे दिया विपक्षी पार्टियों ने। चूंकि आप वित्त सचिव रहे हैं, देखिए आप लोगों के पास एक शानदार मौका है, लाइव है, कोई सवाल हो जरूर आप दीजिएगा। मोदी सरकार वित्त के मामले में सफल या असफल? देखिए, ऐसे कभी भी आप जवाब नहीं ले सकते यस और नो में। जी जी। क्योंकि आर्थिक प्रबंध या वित्त का प्रबंध इतना सिंपल नहीं है। कोई भी सरकार हो, कई अच्छे कदम उठाती है, कई अच्छे कार्यक्रम चलाती है, कई अच्छे नहीं भी करती है। तो अब जैसे मोदी सरकार के बारे में बात करें तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप 3 दृष्टिकोण से उसका अवलोकन करें कि एक तो अगर प्रोजेक्ट्स को देखें कि मोदी गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट्स रेल बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, पहले टॉयलेट्स घर बना रहे थे, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने, अभी नल घर में नल, हर घर नल की योजना चला रहे हैं। तो योजनाओं को क्रियान्वित करने का इस सरकार का बड़ा फैबुलस रिकॉर्ड है। अच्छा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इतनी अच्छी तरह से स्कीम्स डेवलप इम्प्लीमेंट हुई हैं, प्रोजेक्ट्स स्पेशली, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उसके दूसरे पहलू में जाएं कि अगर नीतियों की बात करें, वित्तीय और आर्थिक नीतियों की बात करें, तो वहां मुझे नजर आता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक बड़ी नीतिगत परिवर्तन आया कि हमें 3 किसान वाले लॉ लाए थे, ठीक है। जी जी जी। फार्म लॉज जैसे वो कहते थे कि भाई ये मंडियों से आप फ्री होके कहीं पे भी बेच लीजिए, या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कर लीजिए, या एसेंशियल कमोडिटीज पे रिस्ट्रिक्शन जो लगे हुए उनको हटा दीजिए, राइट। वो अच्छे कानून थे कुल मिला के, लेकिन सरकार ने वापस ले लिया। क्यों? लोगों ने विरोध किया। इस सरकार में उतनी हिम्मत नहीं रही कि उस पर टिक जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, राइट, नहीं किया इम्प्लीमेंट। यानी आप ये मानते हैं कि वो तीनों लॉ थे वास्तव में नए भारत की उज्जवल तस्वीर पेश कर सकते थे? कम से कम उसमें जो मार्केटिंग वाला लॉ था, जिसमें किसान को मार्केटिंग फ्रीडम मिली थी कि कहीं पे भी जाके आप अपना सामान बेचिए, कोई भी अपना कृषि विक्रय का इंतजाम कर सकता है, केवल मंडियों में जाके बेचने का नहीं है। तो वो कानून तो बहुत बेहतर था। इसी तरह से आप दूसरा देखें, बहुत जल्दी 2019-20 में ही सरकार ने जो हमारे श्रम कानून होते हैं उन श्रम कानूनों को कंसोलिडेट करके 4 नए कानून बना दी। हालांकि उसमें पुराने कानून ही वापस आए थे ज्यादातर, बट फिर भी 29 कानूनों को घटा के 4 कानून बना के, और उसमें कई कुछ सुधार भी आए। लेकिन आज हम 2024 में खड़े हैं, तो 2024 में 4 साल हो गए उन कानून को बने हुए, सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं की। अच्छा, क्योंकि ये उनको लग रहा है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेबर का विरोध होगा। लेबर का विरोध करने से वो घबरा जाते हैं। अच्छा, नहीं कर रहे हैं। जबकि मोदी सरकार को कड़े फैसले लेके जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीति। ऐसा एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ
2021-22 के बजट में सरकार एक नई नीति लेके आई पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट की। जी। उसमें कहा कि भाई हम कुछ बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हाँ। और बाकी और कंपनियों का भी प्राइवेटाइजेशन को काफी बढ़ाएंगे। हाँ। लेकिन उसको पेश किया, उसके बाद उसको अच्छा, उसके बाद एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन खत्म हो अच्छा, जो ये आइडिया देते हैं सरकारों को, ये अधिकारी देते हैं या सरकार के अपने आइडियाज होते हैं? नहीं, बहुत समझदार हैं हमारे राजनीतिक, ऐसे उनके खुद के, हाँ। स्पेशली ये जो सरकार है, हाँ। इस सरकार के तो अपने बहुत विचार हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। हाँ। राइट। अब मोदी जी जब पहले अब बार आए, हाँ। तो 2014 में नारा क्या था आपको हाँ। याद है? मैक्सिमम गवर्नेंस, हाँ, और मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट। जी हाँ। उसका मतलब क्या था कि हम गवर्नेंस को सुधारेंगे और गवर्नमेंट जो इतनी बढ़ी हुई है उसको कम करेंगे। अच्छा। लेकिन अब तक आते आते क्या हुआ? अच्छा, गवर्नमेंट तो बढ़ रही है, अच्छा, गवर्नेंस में उतना सुधार नहीं हुआ है। सुधार नहीं हो पाया। इतने नए नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं। पब्लिक इस नीति के हिसाब से 2015 में कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं। तो प्रोजेक्ट्स में बहुत बेहतर काम हुआ है, अच्छा, पॉलिसीज में बहुत कमजोर काम हुआ है, और बीच में आते हैं प्रोग्राम। हाँ। जिस प्रोग्राम में कि जैसे आपको मोनेटाइजेशन करना है, हाँ, हाँ। या आपने डीमोनेटाइजेशन हाँ। किया, या आपने ये जीएसटी वाला सुधार लाए, हाँ। तो उसमें कुछ सक्सेसफुली और कुछ ढंग का नहीं हुआ। तो प्रोग्राम में बीच का अच्छा, मामला सर देखिए, जब कृषि कानून की बात आई तो सर कृषि कानूनों में तो उसको ये बना दिया गया सिख बनाम इंडिया सरकार। तो सरकार दबाव में आ गई कि सिख कम्युनिटी पूरी विरोध में आ गई थी। उनको लगा कि सिखों को की ज्यादा सिक्का, तो सरकार को वहां झुकना ही पड़ा सिखों के कारण, ये माना जाता है। आपने कहा अच्छे थे, जस्टिफिकेशन नहीं, क्यों झुके? नहीं बस सर वो तो कह रहा हूँ, एक आईएएस का थॉट और एक पॉलिटिशियन का थॉट, क्योंकि आईएएस को तो एक बार बन गया उसको बने रहना है, लेकिन सरकार को तो वोट, क्योंकि हमारे ये लोकतंत्र का दुष्परिणाम भी यह है कि वोट देके ही लोकतंत्र का स्ट्रेंथ भी यही है। हम ज्यादातर फैसले कानून कैसे करते हैं? मेजोरिटी से बनाते हैं। और आपके पास, सरकार के पास पूरा अधिकार है, पूरी फोर्स है, ये है, अगर जरूरत पड़े तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सर जितने भी हमारी लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, या जिसको हम बुद्धिजीवी लोग वर्ग कहते हैं, सारा बुद्धिजीवी वर्ग तो मोदी को घेरने के लिए आ गया, क्योंकि उनका काम है, उनकी विचारधारा वो है। लेकिन उससे सरकार दबाव में इसलिए आ गई क्योंकि वास्तव में लोगों को दबाव में आ गए। अच्छा, दबाव में नहीं आना चाहिए था। एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ कहीं ना कहीं आपको लगा कि अच्छा आप दूसरे मामलों में तो दबाव में नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर में दबाव में आए क्या? जी। अच्छा, तो सर देखिए ना, कई बार जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर हम बात करें, जो हमारा मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को कहा जाता है बहुत एग्रेसिव है, कट्टरपंथी है। तो जो बाकी जो बहुसंख्यक समाज है वो कहता है यार ये बिलबिला रहे हैं तो गलत कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी आ गई थी, किसान भी आ गया था, तो सरकार को लगा यार बहुत गलत मैसेज आ रहा है, इसलिए वो दबाव में आ गई। ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अच्छा सर, सिख केवल पंजाब हरियाणा में विरोध हो रहा था उसका, बाकी पूरे देश में कोई विरोध नहीं था। सर मेरे हमारे मित्र हैं, सिख मित्र हैं, और पॉलिटिकली भी अगर आप बात करें, तो पंजाब में तो बीजेपी को कुछ मिलता नहीं है, तो फिर क्या परेशानी? सर मुझे को याद है सर, एक हमारे सिख फ्रेंड उन्होंने ये बोला था कि जब सिख आंदोलन में बैठे थे, किसान आंदोलन, तो उन्होंने बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब से थर्ड का उन्होंने बोला या तो हम मरेंगे और या कानून वापस लेके आएंगे। अगर आप उस समय गए हुए होते जहाँ पे इन्होंने सड़क रोक के बैठ गए। जी हाँ, शुरू में बड़ा जी मेहनत से और बड़ा जोश के साथ लगा हुआ था। हाँ। बट जब तक मोदी जी ने इसको हटाया, तब तक तो वो सारे खाली हो गए थे। वहां कोई था ही नहीं। अच्छा, हम तो उस रोड पे जाते आते रहते हैं। अच्छा। उस रोड पे सब किसान चले गए थे। अच्छा, मुश्किल से कुछ बचा था। तो ये जब कन्वीनियंट लगा इनको कि यार इससे फायदा नहीं हो रहा है इस कानून से, अच्छा, तो छोड़िए। अच्छा, यानी आपको कहने के लगता है कि सरकार दबाव में आई, जो कि नहीं आना चाहिए था। ना तो दबाव में आई, ना उसको लगा कि इससे कोई फायदा है। अच्छा, इतना पॉलिटिकल भी कोई इतना एडवांटेज नहीं है। अच्छा, तो उसको छोड़ दिया। अच्छा, तो इसलिए नीति जो है, आर्थिक नीतियां, मैंने आपको लेबर का उदाहरण दिया, प्राइवेटाइजेशन का, मोदी जी का प्राइवेटाइजेशन के लिए बड़ा जबरदस्त सोच था। मिनिमम गवर्नमेंट, जी हाँ, ये गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट। और आज हो रहा है बिल्कुल उल्टा। आज ये हो रहा है कि सरकार हर चीज पब्लिक सेक्टर में लगा रही है, रेलवे में खूब खर्चा कर रही है, रोड बना रही है सरकार। सर ये दक्षिण जैसे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि BSNL, MTNL, इनमें
बेमार करोड़ों रुपए जाके जा रहे, जहाँ पे नुकसान ही नुकसान है। अच्छा। BSNL के वो तो जो उसका सब्सक्राइबर बेस है वो तो गिरे जा रहा है, और सरकार ने 2.5-3 लाख करोड़ रुपए लगा दिए इसके ऊपर, सारा वेस्ट। अच्छा, जब मोदी सरकार आई थी आपको लगा था कि एक नई उम्मीद जगी थी आपकी? क्योंकि मुझे आपके भाव से लग रहा है, हम तो काम कर रहे थे, मुझे आपके भाव से लग रहा है 2 साल में ये काम करे हैं, ये काम करने के लिए थे। अच्छा सर, ये जो डॉलर और 2019 में जाके हाँ, परिवर्तन होना शुरू हुआ, परिवर्तन शुरू। अच्छा, तो हमने छोड़ दिया। ओह क्या बात है सर। ये डॉलर और रुपए की जो लड़ाई है, लोग कह रहे हैं कि जब मोदी सरकार लड़ाई नहीं होती है। ये जो कमी आ रही है डॉलर का, रुपए 82 रुपए 84 रुपए हो गया, पहले मोदी सरकार में ये 59 रुपए था, तो ये क्यों, ये मोदी सरकार की फेलियर मानी जाएगी? नहीं, देखिए, रुपी और डॉलर की एक्सचेंज रेट होती है। हाँ, जैसे आप कोई और चीज खरीदते हैं, हाँ, आप ये कोट खरीदते हैं, इसका दाम बदलता रहता है। जी, एक तो दाम नहीं रहता था। हाँ, आपने 3 साल पहले खरीदा होता ये कोट, तो क्या दाम था और हाँ, आज क्या दाम है। हाँ, उसी तरह से रुपए से जब हम डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर का दाम बदल जाता है। हाँ, हाँ, क्योंकि डॉलर ज्यादा वैल्यूएबल है, दुनिया में ज्यादा चलता है, तो वो ज्यादा, और रुपया ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाता है। इंटरनली भी तो हमारा इन्फ्लेशन होता है, नहीं होता? बिल्कुल, हाँ। तो जब हमारा इंटरनल इन्फ्लेशन हो रहा है, जिससे रुपया का ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसी तरह से वो डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है। हाँ। तो इसको कोई इस तरह से नहीं देखने की जरूरत होती है कि इसमें कोई हमारा सम्मान गिर गया या हमारी इज्जत घट गई। ये एक इकोनॉमिक प्राइस है। मतलब इसको मोदी सरकार की असफलता से नहीं देख सकते, ये कह रहे हैं। ना इसको असफलता से देखना चाहिए, लेकिन ये सरकार खुद ही ये मान के चलती थी कि रुपया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, हाँ, वो ये बिल्कुल उनके दिमाग में ये है कि अगर रुपया स्ट्रॉन्ग है तो हम भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, इसलिए अब नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे। अच्छा सर, जो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, कई लोग कहते हैं यार ये तो अनपढ़ है, कुछ मालूम नहीं है। क्या वास्तव में वो वित्त मंत्री हमारी इस लेवल में नहीं सोच पाती है? क्योंकि लोग ऐसा चर्चा करते हैं, खासकर ये वित्त मंत्री बनी, मैं उस समय वित्त सचिव था। जी, नहीं, वो तो मुझे पता है। 55 दिन मैंने इनके साथ काम किया। जी। फिर मेरी इनसे नहीं बनी तो मैं छोड़ गया। देखिए, ये वो आपको अगर इसके बारे में काफी पढ़ना है तो मैंने एक किताब लिखी है। अच्छा। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। अच्छा, ठीक है जी। तो उसमें आपको कि सिविल सर्वेंट कितनी पॉलिसी कंट्रीब्यूट करते हैं, नेता कितनी करते हैं, मंत्री कितना करते हैं, उसके बारे में भी आपको, और उनके बीच के रिश्ते क्या हैं वो भी आपको उसमें मिलेंगे। आप उसमें पढ़िए, उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया। चलिए मैं पढ़ूंगा सर, एक सेकंड मैं 2 मिनट और लूंगा सर आपके। देखिए सुनिए, 2014 से 19 के बीच में इनको बहुत उम्मीद थी मोदी सरकार से, लेकिन 2019 के बाद मुझे थोड़ा बैकफुट पर नजर आई, ऐसा लगा आपको? बिल्कुल, मैं तो लिखा हूँ। आप कल भी मेरा एक लेख छपा है, परसों में एक लेख छपा है, आज भी छपा है। सर 2024 में मोदी सरकार वापस आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको? जैसे माहौल मेरा काम नहीं है। नहीं, जैसे नहीं महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़ी है उसका। अच्छा सर, चलिए सर, आप एक चीज मैं और मैं कहूंगा, अगर हम बात करें आर्थिक तौर पे, क्या भारत मजबूत हुआ है? देखिए, भारत तो मजबूत, जब से हम इंडिपेंडेंस हुई है तब से हम मजबूती की तरफ बढ़ते चले आए। 6 मिलियन हम आजाद हुए थे तो देश में 85% से ज्यादा गरीब थे। हाँ। इंडस्ट्री नाम की कोई चीज बहुत कम हुआ करती थी। हाँ। सर्विसेज तो थी नहीं, सारा देश किसान था, ना सड़कें थी, ना कोई ये था। तो तब से विकास चलता रहा है। विकास थोड़ा तेज गति से होता है, विकास कम गति से होता है, इतना फर्क आ जाता है सरकार पे। तो मोदी सरकार का जो पहला काल था, राइट, उसमें मोदी सरकार की आर्थिक विकास की दर, जिसको हम कहते हैं, जिससे आप मानते हैं कि कितना मजबूत हुआ है नहीं हुआ, वो 6.8% प्रति वर्ष थी। ये काफी हाई रेट थी। और इससे भी एक बार 2004 से 2009 के बीच में इससे भी हायर रेट थी, लेकिन ये उसके बराबर थी। अपने आप में काफी अच्छी रेट थी। लेकिन इन 5 साल में हमारी औसत दर घट के कितनी रह गई? 4.3। लॉकडाउन का भी कारण मानते हैं? लॉकडाउन प्रमुख कारण था इसका, वो नहीं लगाना चाहिए था। आपने जो वेव सेकंड आई थी, सेकंड वेव में तो लॉकडाउन नहीं लगाया, जबकि ज्यादा केसेस ज्यादा थे। हाँ। और वेव 1 के टाइम में जब केसेस नहीं थे तब हमने बहुत सारे लगा दिए। वो एक्स्ट्रा सावधानी के चक्कर में ऐसा हो गया। तो आप अपना नुकसान करते हैं। अच्छा, अगर आप घर में घुस जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपका नुकसान होगा ना। सर ये 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हमारे मोदी जी, 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन ये जाएगी आपको? जाएगी नहीं, एक दिन तो पहुंचेगी हिंदुस्तान। अच्छा। अब ये सवाल ये कि कब पहुंचे। अच्छा। आज हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। ठीक है, जब हम आजाद हुए थे तो हम मुश्किल से $100 बिलियन भी नहीं थे, $100-150 बिलियन।
$100 बिलियन से आज हम $3.5 ट्रिलियन पे आ गए। आज से जब ये मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय $1.5 ट्रिलियन भी नहीं थी, और उससे पहले 10 साल पहले हम $600 बिलियन पे हुआ करते थे। तो हर सरकार के समय में बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। सवाल जैसे मैंने आपसे कहा वो ये है कि किसमें ज्यादा गति से बढ़ती है और किसमें कम गति से बढ़ती है, अच्छा। वो देखने का। सर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर पाएगी सरकार? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं अच्छा, करेगी। यानी सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना सर बीजेपी की सरकार कांग्रेस सरकारों में किसे बेहतर मानते हैं, जो सरकार के वास्तव में आर्थिक तौर से मजबूत की? डिपेंड करता है कि कौन वहाँ की चीफ मिनिस्टर का कितना योगदान है, उस सरकार ने कैसे काम किया। केवल ये कि भाई बीजेपी सरकार बेहतर होगी और कांग्रेस सरकार खराब होगी, ऐसा नहीं होगा। सदर्न स्टेट्स जो हमारे हैं, सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये स्टेट्स हिंदुस्तान में सबसे तेजी से गति से बढ़ रहे हैं। इनका विकास सबसे ज्यादा हो रहा है। अभी आपने सुना पॉपुलेशन के बारे में, इनके यहाँ पॉपुलेशन का पूरा कार्यक्रम हो चुका। उनकी चिंता आज उनको ये है कि अब अगर नए जब आप पार्लियामेंट डिलिमिटेशन करेंगे तो उनकी सीटें घट जाएंगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ भी नहीं। तो आर्थिक विकास उनका ज्यादा हो रहा है। हाँ। उनकी जनसंख्या कम हो रही है। यहाँ पे उत्तर में हमारी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है और रिलेटिवली आर्थिक विकास कम है। नीचे सरकार किसकी है, ऊपर सरकार किसकी है? अच्छा सर, एक पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछना चाहिए, आपसे पूछ रहा हूँ। लगता है कि मोदी सरकार को आना चाहिए 2024 में? अच्छा सर, चलिए सर, एक सवाल बस, मैं अपना लालच नहीं छोड़ पा रहा हूँ सर, आप मुझे वित्तीय सचिव मिले तो मुझे लगा एक सवाल सर, जो हमारे वहां रोजगार की बात की जाती है, मतलब रोजगार कम हो रहा है और मोदी जी कहते हैं प्राइवेटाइजेशन होगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो सरकारी नौकरी के लोग भाग रहे हैं, ये रोजगार के बारे में क्या सवाल देना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन तो हो नहीं रहा ना। अच्छा, अगर वो होगा तो रोजगार बढ़ेगा। अच्छा, वो होना चाहिए। सारा रोजगार प्राइवेट सरकार, ये सही मिल सकता है हमको। ये हमारी बड़ी गलत धारणा है कि सरकार रोजगार देती है। जी हाँ, सरकार रोजगार देने के लिए नहीं है। सरकार का काम होता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, डिफेंस प्रोवाइड करे, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करे। वो नौकरी देने के लिए नौकरी देने का काम होता है जहाँ पे वैल्यू क्रिएट होती है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस पैदा होती है। तो गुड्स एंड सर्विस पैदा करिए, वैल्यू क्रिएट करिए, उसमें से आप रोजगार दीजिए। तो रोजगार केवल निजी क्षेत्र में हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में नहीं हो सकता। आपने दिमाग से मेरा लालच तो बढ़ा, लेकिन आपको अकेले मिला। बहुत धन्यवाद है कि सर, देखिए बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझसे बात करी, आप मेरे बड़े भी है सर, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सवालों के जवाब दिए, इसे मैं अलग से मिलके लंबा सा इंटरव्यू लेंगे आपका। थैंक यू सर। आप देखिए बिंदास बोल रहे हैं, आप लाइव देख रहे थे और वास्तव में ये बहुत बेहतरीन इंटरव्यू आपने सुना है। और देखिए इन्होंने बहुत कली, नौकरियां देना सरकार का काम नहीं है, ये काम है प्राइवेटाइजेशन का। फिलहाल बहुत बेहतर बात बोली है और ऐसा इंटरव्यू शायद आप सुन पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि दोबारा आप इस तरह के इंटरव्यू को आप सुन पाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे हम सुभाष गर्ग जी से, जो एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।